हेलो। हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज हमारी जा रही है? यस सर। चलिए, आज का क्या टॉपिक है देखिए, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। ये मैं कल ही चाहा था आप लोगों को बताऊं, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं आज के बारे में बोला, इसलिए आइए आज हम लोग बात करेंगे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में कि न्यूरॉन पर नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो एक न्यूरॉन में आप जानते हैं कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन डेंड्राइट से सेल बॉडी की ओर और सेल बॉडी से एक्सॉन की ओर होता है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक्सॉन इंडिंग से डेंड्राइट की ओर होता है। वहां उस जंक्शन को हम लोग कहते हैं क्या? सिनैप्स। तो आज दो बात देखेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एलोंग द एक्सॉन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू सिनैप्स। आइए आगे बढ़ते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कि नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन किस प्रकार होता है। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन सेल कैसे हैं? एक्साइटेबल, स्टिमुलस लेने पर एक्साइट होते हैं, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर पोलराइज्ड स्टेट। बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर पोलराइज्ड स्टेट। आज हम लोगों को सबसे पहली बार बात यही समझनी है कि पोलराइज्ड स्टेट किसे कहते हैं। कौन सी अवस्था है न्यूरॉन के मेम्ब्रेन यानी न्यूरोलिम्मा की, जिसे हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। पोलराइज्ड स्टेट का दूसरा नाम होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। आइए, डू यू नो why the membrane of a neuron is polarized? क्या आप जानते हैं कि किसी न्यूरॉन का मेम्ब्रेन क्यों पोलराइज्ड होता है? Different type of ion channel are present on neural membrane. न्यूरल मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे आयन चैनल पाए जाते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल। These ion channel are selectively permeable to different ion when neuron is not conducting any impulse. जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स नहीं कंडक्ट करता है, तो वो रेस्टिंग स्टेज में रहता है। इस रेस्टिंग को ही पोलराइज स्टेट कहते हैं। द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इज comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable of sodium ion. रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है वो पोटासियम आयन के लिए परमिएबल होता है और सोडियम आयन के लिए ना के बराबर परमिएबल होता है। सिमिलरली मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। तो एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जो कि बाहर की ओर नहीं निकल पाते, और सोडियम आयन अंदर की ओर नहीं आ पाता। यानी इस कंडीशन में
इस कंडीशन में एक जॉन में नेगेटिव चार्ज होगा, एक जॉन के एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज होगा और एक जॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस अवस्था को हम लोग कहेंगे पोलराइज्ड कंडीशन। Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium ion and negatively charged protein and low concentration of sodium ion. तो इस प्रकार क्या होगा कि एक्सोप्लाज्म में प्रोटीन के नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की मात्रा और पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा होगी और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। Contrast, the fluid outside of axon contain the low concentration of potassium and the high concentration of sodium, thus form a concentration gradient. This ionic gradient across the resting membrane, जब मेम्ब्रेन कोई काम नहीं कर रहा है, कोई इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, are maintained by the active transport of ion by sodium potassium pump. यह काम क्यों होता है? क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटासियम पंप चलते रहता है, which transport 3 potassium ion, सोडियम आयन आउटवर्ड माने बाहर की ओर, and 2 potassium ion into the cell. As the result, outer surface of axon membrane is the positively charged. Axon membrane के बाहर में चार्ज कैसा हो जाता? पॉजिटिव चार्ज, while it inter surface become negatively charged. Therefore is called polarized. तो पोलराइज्ड स्टेट का मतलब आप लोगों ने समझा कि पोलराइज्ड स्टेट में तब है वो जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मेम्ब्रेन के बाहर है और नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन के अंदर है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। इस पोलराइज्ड अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? रेस्टिंग पोटेंशियल। तो अगर पोलराइज्ड अवस्था में इसका नाम रेस्टिंग पोटेंशियल है, तो अगर इस पर स्टिमुलस दिया जाएगा तो यह रेस्टिंग पोटेंशियल किस में बदलेगा? एक्शन पोटेंशियल में। अब देखिए, यहां आप ध्यान से देख रहे हैं, यह बात हमने रेस्टिंग पोटेंशियल दिखाया है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में जब मेम्ब्रेन के अंदर में क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मेम्ब्रेन के बाहर में कैसा चार्ज होगा? मेम्ब्रेन के बाहर में यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यह सब जगह क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहां नेगेटिव चार्ज होगा। तो रेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि एक्सॉन के अंदर में नेगेटिव चार्ज और एक्सॉन के बाहर में पॉजिटिव चार्ज। और इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे पोलराइज्ड। रेस्टिंग को क्या कहेंगे? पोलराइज्ड। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल पर ये डीपोलराइज्ड होगा तो देखिए क्या हुआ कि नीचे पॉजिटिव चार्ज हो गया और ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। इसलिए अब क्या हो रहा है? यहां से इंपल्स का ट्रांसमिशन इधर हो रहा है।
और इधर भी इम्पल्स का। तो पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड में क्या अंतर है आप लोगों ने जाना। कहता है कि डीपोलराइजेशन एट वन एक्सॉन सेगमेंट ट्रिगर द ओपनिंग ऑफ एन चैनल टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब जब ये रेस्टिंग के बाद जब ये पोलराइज्ड होता है, पोलराइज्ड होने के बाद पुनः रीपोलराइज्ड होता है। तो पहले रेस्टिंग में रहेगा, फिर जब एक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा तो ट्रेवल होगा इंपल्स, तो डीपोलराइज्ड हो जाएगा, और जब इंपल्स पास कर जाएगा तो पुनः रीपोलराइज्ड हो जाएगा। ये क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल, जिसमें क्या है, प्लस चार्ज कहाँ है, आउटसाइड, और नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इनसाइड। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, आउटसाइड, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इनसाइड। फिर रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, आउटसाइड, और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इनसाइड। और फिर रेस्टिंग पोटेंशियल, तो वही पहली केस। तो ये देख रहे हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद डीपोलराइज फिर रीपोलराइज, यानी इसको कहते हैं पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट, रीपोलराइज स्टेट, फिर पोलराइज स्टेट। ये कैसे होता है ये देखिए। ये पहला, ये रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज है। इस अवस्था को हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल, तो 1 नंबर और 4 नंबर दोनों रेस्टिंग में है। तो ये 4 नंबर भी रेस्टिंग में है और 1 नंबर भी रेस्टिंग में है। रेस्टिंग में क्या चलता है, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। जब हम स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं कि स्टिमुलस जिसको न्यूरॉन एक्सेप्ट करे उसका वैल्यू कम से कम -55 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। जब आप स्टिमुलस लोड करते हैं तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू थी -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कहां चली जा रही है, +30। और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। और इस एक्शन पोटेंशियल में कौन सी कंडीशन आ जा रही है, डीपोलराइज्ड। और जब एक्शन पोटेंशियल होने, जब काम हो जा रहा है, एक्शन हो जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो रहा है, न्यूरॉन रीपोलराइज्ड हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग रीपोलराइज्ड कह रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ की कंडीशन क्या है, रेस्टिंग, ये कंडीशन क्या है, रेस्टिंग 1 और 4। ये 2 क्या है, एक्शन पोटेंशियल, जिसे हम लोग क्या करें, डीपोलराइज्ड, और 3 क्या है, रीपोलराइज्ड। अब मैं समझ रहा हूं कि रेस्टिंग पोटेंशियल या पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड आप लोगों ने समझा होगा। You might be curious to know about mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along the axon when a stimulus is applied at a site। अगर एक जगह स्टिमुलस पॉइंट ए पर अप्लाई किया जाए, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, उस किस पर, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल फॉर सोडियम। क्योंकि पोलराइज्ड कंडीशन में वो परमिएबल नहीं था सोडियम के लिए, लेकिन अब क्या है, वो सोडियम के लिए परमिएबल हो गया। दिस लीड टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दिस साइट। और इस साइट पर पोलैरिटी रिवर्स करेगा और मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगा। सोडियम आयन बाहर से अंदर की ओर आने लगेगा, तो अंदर में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज। द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बिकम negatively charged and inner side of membrane become positively charged. Thus polarity of the membrane at the site A is thus reversed and hence depolarized.
the electrical potential difference across the plasma membrane. The electrical impulse, the electrical potential difference across the plasma membrane at the A site is called the एक्शन पोटेंशियल. क्या नाम हो गया? एक्शन पोटेंशियल, which is in fact termed as nerve impulse. इसी एक्शन पोटेंशियल को नर्व इंपल्स कहते हैं. At site immediately ahead on the axon site B. इस प्रकार नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन साइड ए से कहां हो गया? साइड बी पर. Membrane has positive charge on outer surface and negative charge on its inner surface. As a result, the current flow सर आवाज नहीं आ रहा. बेटा. The outer surface and negative charge on its inner surface. As a result, a current flow on the outer surface from A site to B site. इस प्रकार क्या हुआ कि A साइड से B साइड पर चार्ज फ्लो कर गया. तो सबसे पहली बात जाने क्या स्टेप है कि जिस मेम्ब्रेन पर काम नहीं हो रहा है वह रेस्टिंग स्टेज में है, वहां पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल है. जैसे ही हम लोग उस पर स्टिमुलस ए साइट पर डालते हैं वो डीपोलराइज्ड होकर के ये स्टिमुलस नर्व इंपल्स को जनरेट करके ट्रांसमिट कराता है, जिसके वजह से क्या होता है, नर्व इंपल्स के ट्रांसमिट होने या डीपोलराइज होने से एक्सॉन के बाहरी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और एक्सॉन के इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. आइए इसको फिगर के द्वारा हम लोग समझें. अब देखिए ये क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल है. यहां क्या है? रेस्टिंग आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब इस रेस्टिंग पोटेंशियल पर लोकल पोटेंशियल चेंज ग्रेडियंट. अब जैसे ही थ्रेशोल्ड लेवल यहां पर आके थ्रेशोल्ड, जैसे ही पोटेंशियल आप ऊपर से स्टिमुलस देते हैं तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल यहां आ जाता है. ये थ्रेशोल्ड के बाद देखिए यहां डीपोलराइज्ड हो गया. क्या हो गया? डीपोलराइज्ड. तो डीपोलराइज्ड होके ये आ गया कहां? यहां एक्शन पोटेंशियल. तो यहां से रेस्टिंग पोटेंशियल से ये चेंज कर गया एक्शन, और फिर क्या हो गया? रीपोलराइज्ड, और फिर क्या हो गया? हाइपर रीपोलराइज्ड.
अब ये कंडीशन जो होती है इसको आइए हम यहां देखते हैं। सबसे पहले पहला एट द स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एट द स्टार्ट मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। इनिशियली मेम्ब्रेन क्या है, पूरी तरह से पोलराइज्ड है। तो इनसाइड ऑफ एक्सॉन नेगेटिव चार्ज है और आउटसाइड ऑफ एक्सॉन पॉजिटिव चार्ज है। यह बातें आप लोग स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। दूसरी बात देखिए, व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल इनिशिएटेड, when an action potential initiated, when an action potential initiated, a region of the membrane depolarized, as a result adjacent region become depolarized। अब यहां पर ये क्या है, यहां स्टिमुलस दिया गया, जैसे ही स्टिमुलस दिया गया तो स्टिमुलस देने से क्या हुआ कि यहां डीपोलराइज, इतना दूर में मेम्ब्रेन क्या हुआ, डीपोलराइज्ड हो गया। तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होने से क्या हुआ, यहां ऊपर में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था और यहां नेगेटिव चार्ज था। अब यहां क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पॉजिटिव, और अब यहां से इंपल्स इधर की ओर ट्रेवल करने लगा। इसे ही इंपल्स ट्रांसमिशन कहते हैं। अब देखिए ये ट्रेवल कर रहा है, अब ये ट्रेवल करके यहां तक पहुंच गया। When adjacent region is depolarized to the threshold, an action potential start there। अब यहां से ये डीपोलराइजेशन धीरे धीरे बढ़ते हुए यहां आ गया, और यानी यहां से क्या हुआ, इंपल्स यहां आगे बढ़ गया। जब इंपल्स यहां आगे बढ़ गया, अब इंपल्स कहां जनरेट हो रहा है, यहां डीपोलराइज स्टेट कहां है, तो यहां पर डीपोलराइज स्टेट, और यहां क्या है, रीपोलराइज, यहां क्या है, पोलराइज स्टेट। ये रेस्टिंग पोटेंशियल है तो यहां पोलराइज्ड है, यहां डीपोलराइज, और पुनः काम हो जाने के बाद यहां देखिए रीपोलराइजेशन, यहां क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन। फिर पहले की तरह इस कंडीशन की तरह यहां कंडीशन हो रहा है। व्हेन, अब यहां क्या हो गया कि रीपोलराइजेशन ऑकर। तो पहले क्या हुआ, पहले डीपोलराइज था, फिर पोलराइज्ड हुआ, अब फिर क्या हो गया, रीपोलराइजेशन की कंडीशन आ गई। और इस प्रकार नर्व इंपल्स जो यहां ट्रेवल किया था, अब यहां से ये यहां तक ट्रेवल कर गया, और यहां देखिए यहां से लेकर के नर्व इंपल्स यहां तक। तो एक्सॉन पर किस प्रकार नर्व का इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, यह बात आपने देखा कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होने के लिए 3 अवस्थाओं की आवश्यकता है। पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था क्या है, डीपोलराइज, सॉरी पहली अवस्था क्या है, पोलराइज्ड, दूसरी अवस्था है डीपोलराइज, और तीसरी अवस्था है रीपोलराइज। और इस तरह एक्सॉन पर इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। बातें हमारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आवाज नहीं जा रही आप लोगों के पास, आ रही है सर। ठीक है। आउटर सरफेस, अब आगे बढ़िए। आउटर सरफेस current flow from B side to A side to complete the circuit of current flow, कि अब करंट फ्लो का सर्किट पूरा हो गया। Hence the polarity at the site is reverse and action potential is generated। जान ही चुके हैं आप लोग at B site। Thus the impulse या action potential जनरेटेड एट ए साइट अराइव्ड एट बी साइट। इस प्रकार ए साइट से कहां पहुंच गया, बी साइट पर। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड कंसिक्वेंटली द इंपल्स इज कंडक्टेड।
The rise in the stimulus induced permeability of the sodium extremely short-lived. It is quickly followed by a rise permeability of potassium. Within a fraction of second, the potassium ion diffuse outside of membrane and restore the resting potential. यानी तुरंत resting potential को restore कर लेता है. यानी शुरू में भी resting में था, यानी polarized था. जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया गया तो वो एक्टिव पोटेंशियल में बदला, यानी डीपोलराइज किया, और फिर जैसे इंपल्स आगे बढ़ गया वो फिर रीपोलराइज्ड हो गया. At the site of excitement and the fiber become once more responsive to the further stimulation. दूसरे स्टिमुलेशन के लिए ये तैयार हो गया. यह बात देखिए पूरी बात को कि यहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और इसके बाद से फिर यहां ये क्या है, नोड ऑफ रेनबियर. इसको हम लोग कहते हैं नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन एज ए साल्टेटरी मूवमेंट. तो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन जो होता है वो जंप करते हुए होता है. वो कैसे होता है, जंप करता है, फुदकता है, और वो नोड ऑफ रेनबियर टू नोड ऑफ रेनबियर जंप करता है. यही बात दिखाया गया है कि यहां से ये आ गया, यहां से यहां. तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कहां दिखता है, नोड ऑफ रेनबियर पर. देखिए यहां नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन था, दूसरे में कहां आ गया, यहां आ गया, तीसरे में कहां आ गया, यहां आ गया, चौथे में कहां जाएगा, यहां जाएगा. यानी यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां ऐसे जंप करता है. तो ये था नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन एलोंग द एक्सॉन. अब है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, मतलब कि कैसे एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन पर नर्व इंपल्स जाता है. Nerve impulse transmitted from a neuron to another neuron junction called synapse. Synapse is formed by a membrane of the presynaptic neuron and postsynaptic neuron, which may or may not be separated by gap is called synaptic cleft. दोनों सेपरेट रहते हैं synaptic cleft के द्वारा. There are two types of synapse, namely electrical synapse and chemical synapse. Electrical synapse, the membrane of pre and postsynaptic neuron are very close proximity. Electrical synapse में क्या होता है, दोनों बहुत नजदीक रहते हैं, और electrical synapse can flow directly from one neuron to another neuron by this synapse. The transmission of an impulse, electrical synapse is a very similar to impulse conduction along the axon. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में उसी तरह काम होता है जैसा आप लोगों ने देखा है. इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन केमिकल सिनेप्स. तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है वो केमिकल सिनेप्स से फास्टर होता है. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, लेकिन ह्यूमन के बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ना के बराबर होता है. ज्यादा कौन होता है, तो केमिकल सिनेप्स होता है. At a chemical synapse, the membrane of the pre and postsynaptic neuron are separated by the fluid-filled space called synaptic cleft. Do you know how the presynaptic neuron transmit the impulse action potential across the synaptic cleft of the post neuron? The chemical called neurotransmitter. यहाँ क्या होता है, कुछ केमिकल है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, are involved in the transmission of impulse at the synapse. The axon terminal contain the vesicle filled neurotransmitter से भरा हुआ वेसिकल होता है. When the impulse action potential arrive at the axon button या axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicle toward the membrane where they are fused to plasma membrane and release their neurotransmitter in the synaptical cleft. The released neurotransmitter bind with the specific receptor present on the postsynaptic membrane, thus binding opening the channel, allowing the entry of ion, which can generate the new potential in the postsynaptic neuron. This new potential developed by either excitatory or inhibitory.
अब अगर पोटेंशियल जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाता है, वो एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। एक्साइटरी यानी काम को आगे बढ़ाएगा, इनहिबिटरी यानी काम को आगे नहीं बढ़ाएगा। एक मिनट है। यहां देखिए कि ये एक न्यूरॉन है जिसका नाम है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये दूसरा नाम न्यूरॉन है जिसका नाम है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये देखिए ये केमिकल सिनेप्स है, तो केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, ये कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर का काम कौन कर रहा है, कैल्शियम, और कैल्शियम की वजह से क्या हो रहा है, ये सिनेप्टिक वेसिकल से एसिटोकोलिन यहां गिर रहा है, तो ये क्या हुआ, केमिकल सिनेप्स। दूसरा कौन आता है, इलेक्ट्रिकल, और देखिए इसमें क्या हो रहा है, सीधे इंपल्स डायरेक्ट चला रहा है। डायरेक्ट इंपल्स जो है, यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है, यहाँ दोनों के बीच गैप जंक्शन रहता है। ये पोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का गैप जंक्शन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का गैप जंक्शन है। यहां से इंपल्स सीधे पास करता है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सीधे पास कर रहा है। केमिकल इंपल्स में क्या रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे न्यूरॉन ट्रांसमिट कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर को। केमिकल नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, यह बात आप जाने। तो अगर सारी बातों को दोहराए तो हम लोगों ने ये जाना कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन दो तरह से हम लोगों को देखना है। एक देखना है एलोंग द एक्सॉन और दूसरा देखना है एलोंग द सिनेप्स। तो एक्सॉन में जो बातें आपने देखी, तो एक्सॉन में आपने यही बात देखी कि किस प्रकार सिनेप्स एक्सॉन में किस प्रकार मेम्ब्रेन पहले से रेस्टिंग पोटेंशियल में रेस्टिंग में रहता है, यानी पोलराइज्ड स्टेट में रहता है, फिर उस स्टिमुलस लेकर डीपोलराइज्ड होता है और स्टिमुलस पास करने के बाद रीपोलराइज्ड होता है, और उसी तरह वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के स्थिति में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर केमिकल सिनेप्स की बात करें तो केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में गैप ज्यादा रहता है, जिस गैप के वजह से सिनेप्टिक डिले का चांस रहता है। तो यहां पर काम कैसे होता है, तो कैल्शियम आयन यहां भाग लेता है और साथ में न्यूरोट्रांसमीटर आप देखिए किस प्रकार प्री सिनेप्टिक बल्ब से पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जा रहा है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जा सकता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये सारी बातें समझी कि एक्साइटरी क्या है और इनहिबिटरी क्या है, केमिकल सिनेप्स क्या है और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है, और एक्सॉन का